हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का टॉपिक है हमारा आईटी एक्ट 2000 एंड साइबर क्राइम के बारे में। आईटी एक्ट की फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 और इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव लीगल रिकॉग्निशन ई कॉमर्स की डिफाइन की गई है। किस तरह से ई कॉमर्स की हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं या ई गवर्नेंस की एक्टिविटीज कर सकते हैं जो कंप्यूटर बेस्ड है। आईटी एक्ट का स्कोप 2000 में क्या क्या है, डिजिटल सिग्नेचर की वैधानिक रिकॉग्निशन को किस तरह से हम आइडेंटिफाई करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट की लीगल रिकॉग्निशन क्या है और क्या क्या से क्राइम है या किस तरह से कंट्रावेंशन है, ऑफेंस है या ब्रीचेस हैं जिसके ऊपर फाइन लगता है या कौन कौन से इलीगल एक्टिविटी मानी जाती है, वो स्कोप आईटी एक्ट में डिफाइन किया गया है। ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हैं, टू प्रोवाइड टू लीगल रिकॉग्निशन टू डिजिटल सिग्नेचर की लीगल वैधानिक तौर पे रिकॉग्निशन प्रोवाइड करना, प्रॉपर ग्रोथ ई फिलिंग डॉक्यूमेंट की कैसे हो सकती है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में किस तरह से पेमेंट हम कर सकते हैं, लीगल सेक्शन कौन कौन से हैं इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के, लीगल रिकॉग्निशन या लीगल पहचान क्या है बुक ऑफ अकाउंट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन करने की। तो इस तरह से कुछ चैप्टर हैं 13 जो डिफाइन किए गए हैं। चैप्टर नंबर 1 में कमेंसमेंट एप्लीकेशन डेफिनेशन बताया गया है। चैप्टर नंबर 2 में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को डिजिटल सिग्नेचर की किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 3 में इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस सेक्शंस बताए गए हैं। चैप्टर नंबर 4 में एट्रीब्यूशन एक्नॉलेजमेंट एंड डिस्पैच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बताया गया है। चैप्टर नंबर 5 में सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंड सिक्योर डिजिटल सिग्नेचर्स के बारे में बताया गया है। चैप्टर नंबर 6 में रेगुलेशन ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी के बारे में बताया गया है। चैप्टर नंबर 7 में डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेशन। चैप्टर 8 में ड्यूटी ऑफ सब्सक्राइबर। चैप्टर 9 में पेनल्टीज, कंपनसेशन एंड एजुकेशन एंड चैप्टर नंबर 10 में साइबर रेगुलेशन एपिलेट ट्रिब्यूनल एंड चैप्टर नंबर 11 में ऑफेंसेस। चैप्टर नंबर 12 में नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर जो कुछ केसेस में लाइबल नहीं होता है और चैप्टर नंबर 13 में कुछ मिसलेनियस प्रोविजंस बताए गए हैं। एक आईटी एक्ट के कुछ फीचर्स हैं जिनको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। इसके अकॉर्डिंग जो आईटी एक्ट है वो ई कॉमर्स की एक्टिविटी को प्रमोट करता है, ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट को प्रमोट करता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस और कम्युनिकेशन किस तरह से लीगल हो सकते हैं उसको इंश्योर करता है, कौन से लीगल फ्रेमवर्क हैं जिसमें कि ऑथेंटिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का ओरिजिन होता है, किस तरह से डिजिटल सिग्नेचर को क्रिएट किया जाता है, किस तरह से ई गवर्नेंस की लीगल रिकॉग्निशन को हम प्रमोट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रख सकते हैं उसका, और कौन-कौन से ऐसे लीगल रिकॉग्निशन है जिसके थ्रू हम डिजिटल ई कॉमर्स को बढ़ावा दे सकते हैं या डिजिटल ई कॉमर्स के डिजिटल सिग्नेचर कैसे क्रिएट होगा, उसको कैसे उसका रिकॉर्ड रखा जाएगा एंड सर्टिफाइड अथॉरिटी किस तरह से लाइसेंसिंग के अंडर जो है वो इशू करती है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स। अनदर वन, किस तरह से ईमेल जो है वो लीगल रिकॉग्निशन की पहचान होती है, मतलब जो भी कम्युनिकेशंस होता है अगर ईमेल के माध्यम से प्राप्त होता है तो ईमेल एक तरह का कोर्ट ऑफ लॉ में हम लीगल रिकॉग्निशन के तौर पे प्रस्तुत कर सकते हैं। किस तरह से सर्टिफाइड अथॉरिटी कंट्रोल करती है, सर्टिफाइंग अथॉरिटी जो है किस तरह से फंक्शंस करती हैं और डिजिटल सिग्नेचर्स को कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर में रिप्लेस कर सकते हैं। और ये एक्ट हमें ये बताता है कि किस तरह से डिजिटल रिकॉर्ड को मेंटेन करना है जो लीगल और वैलिड हो, और ये एक्ट हमें ये बताता है कि किस तरह से गवर्नमेंट जो है नोटिफिकेशन वेब के तौर पे जारी करती है ई कॉमर्स वेबसाइट्स के लिए, और किस तरह से साइबर सिक्योरिटी को मेंटेन रखना है, अगर साइबर सिक्योरिटी में क्राइम होता है तो फाइन 10 लाख तक हो सकता है। और ये एक्ट हमें ये बताता है कि सिविल रेमेडीज क्या क्या हैं, अगर साइबर क्राइम हुए हैं, टॉर्ट्स हुआ है तो उसके लिए सिविल रेमेडीज क्या होगी। और ये एक्ट हमें ये बताता है कि किस तरह से साइबर रेगुलेशन एडवाइजरी कमेटी सेटअप की जाती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करती है साइबर सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये कुछ फीचर्स थे। अब चैप्टर वाइज हम डिस्कस करते हैं। चैप्टर 2 जो है वो सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर से रिलेटेड है। डिजिटल सिग्नेचर हमें व्यक्ति की ऑथेंटिकेशन को प्रोवाइड करता है। जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक वे में कोई भी डाटा को इनक्रिप्ट करते हैं तो वहां पे डिजिटल सिग्नेचर क्रिएट होता है, वो मैसेज की ऑथेंटिकेशन को बताता है कि रेसिपिएंट की आइडेंटिटी क्या है, सेंडर की आइडेंटिटी क्या है। तो इट इंश्योर द मैसेज कंटेंट इंटेग्रिटी, ये मैसेज की इंटेग्रिटी को इंश्योर करता है और मैसेज के सेंडर की ऑथेंटिसिटी को बताता है कि मैसेज कहाँ से आया है। सेक्शन नंबर 3 में यहाँ पे बताया गया है कि ऑथेंटिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भेजा गया है उसमें सेंडर कौन है, ऑथेंटिकेशन क्या है, जो कि डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से होता है।
प्रीवियस लेक्चर हमारा क्रिप्टोग्राफी का था, जिसमें कि हमने पब्लिक की और प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी हमने पढ़ी है। तो जो भी ऑथेंटिकेशन होती है वो आपके एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम के माध्यम से होती है, यानी कि पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी के माध्यम से होती है, क्योंकि सेंडर पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी का यूज करता है और प्राइवेट की का रिसीवर यूज करता है। तो जो भी क्रिप्टोग्राफी है इसमें जो प्लेन टेक्स्ट टू मतलब सिफर टेक्स्ट यानी कि हैश फंक्शंस के थ्रू अलॉगरिथम मैपिंग यहाँ पे काम करती है और डाटा को सिक्योर करती है। तो जो भी डिवाइस है वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को हैज एलॉगरिथम डाटा में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होते हैं जो प्रोड्यूस होते हैं सेम रिजल्ट यूजिंग टू एलॉगरिथम। एनी पर्सन बाय यूज टू पब्लिक की, कोई भी व्यक्ति पब्लिक की का यूज कर सकता है, लेकिन प्राइवेट की का यूज जो है वो रेसिपिएंट ही करेगा, उसी को ही पता होती है, जबकि पब्लिक की सबको पता होती है। तो ये ऑथेंटिकेशन हमें बताता है। नेक्स्ट इसमें चैप्टर नंबर 3 है, वो इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस से रिलेटेड है। अब इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस क्या है, यानी कि आपके ई गवर्नेंस या ई गवर्नमेंट्स की जितनी भी डिलीवरी ऑफ इंफॉर्मेशन सर्विस या इंफॉर्मेशन ऑनलाइन रहती है उससे रिलेटेड है। तो जो भी हम इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं विद द मीडियम ऑफ द इंटरनेट, लोकल एरिया नेटवर्क, मोबाइल फोन के माध्यम से इंफॉर्मेशन हम देते हैं या रिसीव करते हैं, तो किस तरह से गवर्नमेंट अपनी सर्विस को देती है, एक्सचेंज करती है, कम्युनिकेट करती है लोगों के लिए, एम्प्लॉय के लिए, बिजनेस के लिए, अदर सेक्टर ऑफ द गवर्नमेंट के लिए। तो ई गवर्नेंस हमें ये बताता है कि डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट सर्विस इंफॉर्मेशन कैसे दी जाती है पब्लिक के लिए, किस टेक्नोलॉजी का हम यूज करेंगे और उस टेक्नोलॉजी में क्या यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स रहेंगे, किस तरह से इंडिया जो है वो ई गवर्नेंस सर्विस को अडॉप्ट करती है। सेक्शन नंबर 4 में लीगल रिकॉग्निशन है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की, क्योंकि किस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को मेंटेन कर सकते हो। जो भी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है वो एज ए प्रूफ काम करेगा जब भी कोई गड़बड़ी या दिक्कत आती है। तो आप राइटिंग में, टाइप रिटन में या प्रिंटेड फॉर्म में आपके पास रिकॉर्ड हो सकता है, मैसेज के फॉर्म में आपके पास रिकॉर्ड हो सकता है। जब भी कोई प्रॉब्लम होगी यू कैन बी पुट देयर। एंड अनदर वन लीगल रिकॉग्निशन टू डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर की वैधानिक तौर पे क्या लीगल रिकॉग्निशन रहेगी। तो मैंने पहले कहा था कि डिजिटल सिग्नेचर ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है, ये फिक्सिंग टू द सिग्नेचर। एनी डॉक्यूमेंट जो किसी व्यक्ति के दूरस्थ साइन है, वेयरिंग टू सिग्नेचर्स है, या एनी पर्सन किसी के भी साइन है, तो वो उसमें लीगल रिकॉग्निशन उसकी पहचान बन जाती है, जिस व्यक्ति के उसमें साइन होते हैं वो उसकी ऑथेंटिकेशन बताता है कि व्यक्ति ने किसने साइन किए हैं। So if such information matter is authenticated by mean digital signature affixed in such manner as may be prescribed by the central government। तो भाई डिजिटल सिग्नेचर एक पहचान है, उसको पहचान के तौर पे आप प्रस्तुत कर सकते हैं। एंड सेक्शन 6 हमें बताता है कि फीलिंग टू एनी एप्लीकेशन टू एनी अदर डॉक्यूमेंट विद एनी ऑफिस, अथॉरिटी, बॉडी, एजेंसी ऑन कंट्रोल बाय एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इन ए पार्टिकुलर मैनर। तो जो भी हम फॉर्म फिलअप करते हैं, डॉक्यूमेंट किसी भी ऑफिस का, किसी भी अथॉरिटी का, किसी भी बॉडी का, वो किसी न किसी माध्यम से कंट्रोल होता है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के थ्रू और पार्टिकुलर मैनर के थ्रू। तो जो भी कंट्रोल करेगा उसको लाइसेंस परमिट किया जाता है, सैंक्शंस अप्रूवल दी जाती है, तभी वो पार्टिकुलर मैनर से उसको वो कंट्रोल करता है। अगर कोई भी रेसिपिएंट या पेमेंट ऑफ मनी हम किसी पार्टिकुलर मैनर को कर रहे हैं, पार्टिकुलर अथॉरिटी को कर रहे हैं, तो भाई वो लॉ के अंदर आ जाएगा। लॉ का मतलब ये है कि उसके साथ हमारा लीगल कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसको सेटिस्फाई करने के लिए हमें मतलब हमारे पास जो है क्या प्रूफ है, फिलिंग इशू है, हमने कोई ना कोई डॉक्यूमेंट फिल किया है, पेमेंट की है, तो वो एज ए प्रूफ हमारे पास है, तो वो अप्रोप्रिएट मैनर में होना चाहिए लीगल रिकॉग्निशंस के लिए। द इंफॉर्मेशन सेक्शन नंबर 7 हमें क्या कह रहा है कि जो भी इंफॉर्मेशन है they contain there under remain accessible unable to subsequent reference। तो हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो सब्सिक्वेंट रेफरेंस के आधार पे हम परमिट कर सकते हैं कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक जो भी रिकॉर्ड होता है जिस भी फॉर्मेट में बना होता है, कहाँ से वो ऑरिजिनेट हो रहा है, कहाँ वो रिसीव हो रहा है, तो एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, वो एक एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है ऑरिजिनेटर की, कि ऑरिजिनेटर कहाँ, ऑरिजिनेटर का मतलब होता है कि सेंड कहाँ से हो रहा है, रिसीवर कहाँ का है, रिसीव कहाँ वो कर रहा है, डेस्टिनेशन कहाँ है उसकी, टाइम ऑफ डिस्पैच क्या है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो है वो इन चीजों को मेंटेन करता है। चैप्टर नंबर 4 किस चीज से डील करता है, वो डील करता है एट्रीब्यूशन, एक्नॉलेजमेंट एंड डिस्पैच ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। तो देखो जो भी ऑरिजिनेट एट्रीब्यूशन, एक्नॉलेजमेंट या डिस्पैच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में ऑरिजिनेटर का बड़ा रोल रहता है। तो सेक्शन नंबर 11 जो है हमें ये बताता है कि किस तरह से जो एट्रीब्यूट है, ऑरिजिनेटर है, जहां से मैसेज ऑरिजिनेट हो रहा है, वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करेगा। या तो वो ऑरिजिनेटर खुद मेंटेन करेगा, या तो कोई अथॉरिटी होगी उसको उसके बिहाफ पे मेंटेन करेगी रिकॉर्ड, या तो वो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है। सेक्शन नंबर 12 ऑरिजिनेटर हैज नॉट स्पेसिफाई एनी स्पेसिफिक मोड ऑफ एक्नॉलेज। जैसे कुछ ऐसे स्टेटमेंट होती है जहां पे ऑरिजिनेटर स्पेसिफाइड नहीं कर पाता है स्पेसिफाइड मोड ऑफ एक्नॉलेज, जैसे कि एनी कम्युनिकेशन बाय द एड्रेसी ऑटोमेटेड, जहां पे एड्रेसी जो ऑटोमेटेड वर्क कर रहा है,
या एनी कंडक्ट ऑफ एड्रेसी सफिशिएंट इंडिकेटेड टू ऑरिजिनेटर दैट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हैज बीन रिसीव्ड। तो इन केसेस में जो ऑरिजिनेटर हैज नॉट टू स्पेसिफाई टू एनी मोड। एंड सेक्शन नंबर 13 क्या बताता है, the dispatch of electronic record occur when enter a computer resource outside the control of originator। अब जब ऑरिजिनेटर के आउट ऑफ कंट्रोल वर्क कर रहा है आपका कंप्यूटर, तो किस तरह से डिस्पैच होगी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। तो हमें उसमें क्या चीज देखनी है, द टाइम ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, ठीक है, कि रेसिपिएंट को कब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, मतलब रेसिपिएंट के पास वो इन्फॉर्मेशन कब पहुंची है। द एड्रेसी, एड्रेसी का मतलब है कि जो एड्रेस उस कंप्यूटर रिसोर्सेज में है रिसीविंग टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, वो कौन है। एंड द if the electronic record sent to computer resources of the addressee that is not to designated computer resources shift, so at the time of electronic record retrieval by the addressee। जब हम कोड को सेंड करते हैं कंप्यूटर रिसोर्सेज के माध्यम में एड्रेसी के पास, अगर वो कंप्यूटर रिसोर्सेज के माध्यम से ऑरिजिनेट नहीं हो रहा है, तो हम ये देखेंगे कि जो मैसेज रिट्राइव्ड हो रहा है वो रिट्राइव्ड का टाइम क्या है एड्रेसी का, वो हम लेके चलेंगे। If the addressee has not designated a computer resource along to the specified timing, if any occur when the electronic record enter computer resource to addressee, अगर एड्रेसी के पास जो है वो कंप्यूटर रिसोर्स डेजिग्नेटेड नहीं हो पाता है, उसकी स्पेसिफाइड टाइमिंग नहीं है कि कब वो हैपनिंग ऑफ द कम्युनिकेशन होगा, तो उस टाइम जो है कंप्यूटर रिसोर्स के एड्रेसी के इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को हम रखते हैं। एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड डीम टू बी डिस्पैच टू एट प्लेस टू ऑरिजिनेटर, ऑरिजिनेटर से जब मैसेज चला जाता है वो ऑरिजिनेटर के कंट्रोल में नहीं होता है, तब वो जो रिसीव करने वाला है, जिस प्लेस ऑफ द बिजनेस है जहाँ पे मैसेज को सेंड किया जाएगा, वो हमारा डेस्टिनेशन सोर्सेज होता है जहाँ पे हम मैसेज को भेजते हैं। तो वो भी एक प्रॉपर रिकॉर्ड है कि जब हम डिस्पैच इंफॉर्मेशन करते हैं तो ऑरिजिनेटर कहाँ से होगा, रिसीव कहाँ से हो रहा है, तो वो भी एक हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड वहां से भी मेंटेन हो जाता है। चैप्टर नंबर 5 सिक्योर्ड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और सिक्योर डिजिटल सिग्नेचर से रिलेटेड है। तो सेक्शन नंबर 14 जो है वो हमें ये बताता है किस तरह से हम सिक्योर रिकॉर्ड को मेंटेन करेंगे, सिक्योर रिकॉर्ड को एक्सेप्ट करेंगे, क्या सिक्योरिटीज रहेगी रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए, कौन कौन से पॉइंट्स रहेंगे, तो पॉइंट टू पॉइंट टाइम टू टाइम वेरिफिकेशंस क्या रहेगी सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के लिए, वो सेक्शन नंबर 14 हमें बताता है। और सेक्शन नंबर 15 हमें ये बताता है कि किस तरह से सिक्योर डिजिटल सिग्नेचर को एक्सेप्ट किया जाता है, उसका क्या प्रोसीजर्स है, किस तरह से डिजिटल सिग्नेचर की वेरिफिकेशंस होती है ना। तो इसके लिए यूनिक सब्सक्राइबर फिक्स करता है, फिक्सिंग टू डिजिटल सिग्नेचर्स होता है, सर्टिफाइड अथॉरिटी होती है, दे आर कैपेबल टू आइडेंटिफाई द ऑथेंटिकेशन एंड कैपेबल टू आइडेंटिफाई द सब्सक्राइबर कौन होगा, किस तरह किस मैनर के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सिग्नेचर क्रिएट किया जाएगा, उसकी वैलिडेशंस क्या रहेगी, किस तरह से उसकी सिक्योरिटीज होगी, वो सेक्शन में डिफाइन है। सेक्शन नंबर 16 यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है किस तरह से प्रपोज करती है सिक्योरिटी प्रोविजर को, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या रूल है सिक्योरिटी प्रोसीजर्स के रिगार्डिंग। जैसे द रोल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन किस प्रकार की है ना, लेवल ऑफ पार्टी टेक्नोलॉजी में क्या यूज कर रही है, वॉल्यूम ऑफ सिमिलर ट्रांजेक्शंस कितनी अदर पार्टी के रिलेटेड, एंड पार्टी ने जो अवेलेबिलिटी ऑफ अल्टरनेटिव कितने दिए थे, कितने रिजेक्ट किया पार्टी ने, और कॉस्ट ऑफ अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स क्या है, क्या सिमिलर टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन थी या कम्युनिकेशन था या अलग प्रकार की ट्रांजेक्शन थी, वो भी इसमें देखा जाता है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 जो है वो रेगुलेशन और सर्टिफाइंग अथॉरिटी से साथ डील करता है कि कौन रेगुलेट करेगा, सर्टिफाइड अथॉरिटी किस तरह से काम करेगी। तो सेक्शन नंबर 17 सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जो है ऑफिशियल गजट के थ्रू जारी करती है कि किस तरह से कंट्रोल करेगी सर्टिफाइड अथॉरिटी किसी काम को। सो कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइड अथॉरिटी का पर्पस होता है कि जो भी नोटिफिकेशन जारी की जा रही है या जो भी काम किया जा रहा है वो एक प्रॉपर मैनर से चीजों को कंट्रोल करके हो। द कंट्रोलर सेल डिस्चार्ज द फंक्शंस अंडर द एक्ट, जो कंट्रोलर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी नोटिफिकेशन है उसके अंडर ही कंट्रोल और डायरेक्ट करता है, गाइडलाइन मतलब के अकॉर्डिंग काम करता है। एंड द डेप्यूटी कंट्रोलर एंड असिस्टेंट कंट्रोलर सेल्फ परफॉर्म द फंक्शन, यहाँ पे दो लोग फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, मतलब जो अथॉरिटी है रेगुलेट करती है सर्टिफाइड अथॉरिटी की, एक डेप्यूटी कंट्रोलर होता है, एक असिस्टेंट कंट्रोलर होता है जो फंक्शन को परफॉर्म करता है, और एक सुपरिंटेंडेंस एंड कंट्रोलर होता है जो जनरली छोटी छोटी इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करता है। द क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस टर्म एंड कंडीशंस होती हैं जो कंट्रोलर को सर्विस के अकॉर्डिंग यूज करनी होती हैं कि किस तरह से टर्म एंड कंडीशन है आपके आईटी एक्ट की जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब की है वो बतानी पड़ती हैं। हेड ऑफिस है, ब्रांच ऑफिस है,
कंट्रोलर का, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के आधार पे काम करता है और सेंट्रल गवर्नमेंट के आधार पे ही चीजों को एस्टेब्लिश किया जाता है। तो रेगुलेशन जो है सर्टिफाइड अथॉरिटी की वो चैप्टर नंबर 6 में डिफाइन की गई है। सेक्शंस 18 में एक्सरसाइजिंग सुपरविजन, किस तरह से सुपरवाइज करेगी सर्टिफाइड अथॉरिटी, किस तरह से पब्लिक की सर्टिफाइड अथॉरिटी सर्टिफिकेशन देगी, किस तरह से सर्टिफाइड अथॉरिटी के स्टैंडर्ड्स हैं जो उसको इम्प्लीमेंट करने हैं, किस तरह से क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रहेगा एम्प्लॉय का जो सर्टिफाइड अथॉरिटी में काम कर रहे हैं, किस तरह से कौन सी कंडीशन है सब्जेक्ट है सर्टिफाइड अथॉरिटी के लिए जिस तरह बिजनेस में उसको कंडक्ट करवाने हैं, मतलब क्या कंडीशन है सर्टिफाइड अथॉरिटी की जो बिजनेस में अप्लीकेबल्स होनी है। कंटेंट जो है वो रिटर्न होते हैं, प्रिंटेड होते हैं, विजुअली मटेरियल हो सकता है, एडवर्टीजमेंट हो सकती है, दो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के टाइम यूज करनी है, पब्लिक की के टाइम यूज करनी है। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में किस कंटेंट में फॉर्म में क्रिएट करना है, किस की का यूज करना है, किस प्रकार मैनर से उसको बनाना है, स्पेसिफाई फॉर्म कौन सा होगा सर्टिफाइड अथॉरिटी को अकाउंट मेंटेन करने का, उसका मैनर क्या होगा, वो सर्टिफाइड अथॉरिटी काम करती है। किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में फैसिलिटेट करना है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के थ्रू सर्विस देनी है, सर्टिफाइड अथॉरिटी उस चीज को रेगुलेट करती है। अगर कोई कंफ्लिक्ट हो जाता है सर्टिफाइड अथॉरिटी और सब्सक्राइबर के बीच, उसको सॉल्व करने का काम करती है। सर्टिफाइड अथॉरिटी में क्या क्या ड्यूटीज रहेगी सर्टिफाइड अथॉरिटी की, वो भी प्रिस्क्राइब्ड होती है। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेशन को चैप्टर नंबर 7 में डिफाइन किया गया है। एंड इसमें डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेशन के अकॉर्डिंग सेक्शन नंबर 13(5) में डिफाइन किया गया है। दिस सेक्शन एनी पर्सन कैन मेक एप्लीकेशन टू सर्टिफाइड अथॉरिटी फॉर द इशू ऑफ डिजिटल सिग्नेचर। तो सर्टिफाइड अथॉरिटी हमें डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जारी करता है ऑन द प्रिस्क्राइब बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो भी एप्लीकेशन हमें मिलती है उसकी फीस जो है वो 25,000 से ऊपर एक्सीड नहीं होती है। सो सर्टिफाइड अथॉरिटी विल इशू टू डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट सब्सक्राइबर आफ्टर द सेटिस्फाइंग। मतलब जो चीजें सर्टिफाइड अथॉरिटी जारी करती है डिजिटल सिग्नेचर, वो इन चीजों को सेटिस्फाई होने के बाद ही जारी करती है। पहला तो आ जाता है आपके पास कि एप्लीकेंट होल्ड टू प्राइवेट की क्रॉसपॉन्डिंग टू द पब्लिक की। जो एप्लीकेंट के पास जो है वो पब्लिक की होनी चाहिए एंड एप्लीकेंट होल्ड टू प्राइवेट की, और अगर उसे क्रिएट करना है डिजिटल सिग्नेचर तो उसके पास प्राइवेट की भी होनी चाहिए। एंड सेक्शन नंबर 36 डिफाइन करता है कि किस तरह से एश्योरेंस डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट की मिलती है। Certified authority will issue digital signature certificate self certified that he comply to provision of the act। अगर हमने एक्ट के रूल रेगुलेशंस को फॉलो किया है तभी हमें डिजिटल सर्टिफिकेट मिलेगा। एंड इट इज पब्लिश्ड द डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट सच पर्सन रिलाइंग ऑन इट सब्सक्राइब टू एक्सेप्ट इट। तो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट उसी को पब्लिश किया जाएगा जब कोई व्यक्ति मतलब सर्विस को सब्सक्राइब कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। एंड सब्सक्राइबर होल्ड टू प्राइवेट की corresponding टू द पब्लिक की एंड लिस्टेड इन द डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। जो सब्सक्राइबर है वो लिस्टेड होना चाहिए डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में, और उसके पास वो प्राइवेट की को होल्ड करता है corresponding टू द पब्लिक की। सब्सक्राइबर पब्लिक की एंड प्राइवेट की कॉन्स्टिट्यूट फंक्शन पेयर, किस तरह से सब्सक्राइबर का पब्लिक की और प्राइवेट की फंक्शन पेयर करेंगे वो चैप्टर नंबर 7 में डिफाइन किया गया है। ड्यूटी ऑफ सब्सक्राइबर्स जो है वो चैप्टर नंबर 8 में बताया गया है। तो सेक्शन नंबर 14 जो है वो डील करता है सेक्शन सब्सक्राइबर किस तरह से प्राइवेट की को होल्ड करेगा और किस तरह से क्रॉसपॉन्डिंग पब्लिक की के साथ क्रिएट करेगा एंड किस तरह से डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा और किस तरह से पेयरिंग होगी उसके बारे में बताता है। एंड 41 जो है वो सेक्शन सब्सक्राइबर से रिलेटेड है, किस तरह से डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को वो सब्सक्राइबर कंसीडर करेगा, पब्लिश करेगा, किस तरह से ऑथेंटिफिकेशन होगी, किस तरह से डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट एक से ज्यादा व्यक्ति एक्सेप्ट कर सकते हैं एंड किस तरह से सब्सक्राइबर कर सकते हैं, प्रोसीजर क्या है सब्सक्राइब करने का। और सेक्शन नंबर 42 डील करता है सेक्शन सब्सक्राइबर से रिलेटेड रीजनेबल केयर एंड कंट्रोल ऑफ प्राइवेट की, है ना। प्राइवेट की क्रॉसपॉन्डिंग टू द पब्लिक की किस तरह से कंट्रोल रहेगा, किस तरह से वो सर्विस को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सर्टिफाइड अथॉरिटी सिग्नेचर जारी करने के लिए, डिजिटल सिग्नेचर जारी करने के लिए क्या क्या ऑथेंटिकेशन फिक्स यहाँ पे व्यक्ति की होती है। चैप्टर नंबर 9 जो है वो पेनल्टी एंड एडजुडिकेशन से रिलेटेड है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में भी ऑर्डर पब्लिश टू ऑफिशियल गैजेट अपॉइंट टू एनी ऑफिसर। सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू कोई भी ऑफिशियल गैजेट जो है गेस्टेड ऑफिसर यहाँ पे अपॉइंट किया जाता है, जो रैंक से कम नहीं होना चाहिए। एक एजुकेटिंग पेनल्टी के अकॉर्डिंग प्रोविजन एक्ट यहाँ पे अप्लीकेबल होता है।
एंड इसमें कुछ कंडीशंस हैं, अगर उन कंडीशंस को हम फॉलो नहीं करते हैं, कोई भी पार्टी डिफॉल्टेड पाई जाती है या कोई भी एक्ट को फॉलो नहीं करती है, तो कुछ पेनल्टीज यहाँ पे दी गई हैं। सो एजुकेटिंग ऑफिसर हैज पावर टू होल्डिंग द इंक्वायरी कर सकती हैं वेरियस सेक्शंस के ऊपर। अनऑथराइज एक्सेस ऑफ कंप्यूटर के ऊपर इंक्वायरी हो सकती है। डाउनलोड टू कॉपी एग्जैक्ट एनी डाटा या डाटाबेस इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क के ऊपर फ्रॉड हुआ है, वायरस कंप्यूटर के बिहाफ पे किसी पर्सन ने भेजा है, किस तरह से डिमेजेस ऑफ डाटा हुआ है, डाटाबेस क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क के ऊपर क्वेरीज कर सकती हैं, किस तरह से डैनियल ऑफ सर्विस हो रहा है डीओएस कंप्यूटर नेटवर्किंग में, चार्जिंग द सर्विस अवेलेबल एनी पर्सन अकाउंट टू अदर पर्सन, है ना, मैनिपुलेट अगर कंप्यूटर नेटवर्किंग हम कर रहे हैं तो उसके ऊपर वो देख के पेनल्टी लगा सकती है अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा कर रहा है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा साइबर एपेलेट ट्रिब्यूनल का है, चैप्टर नंबर 10। तो जो भी हमारे टॉट है या मिस रिप्रेजेंटेशन है या फ्रॉड है, यहाँ पे हम अपील करते हैं। तो साइबर एपेलेट ट्रिब्यूनल जो है वो एक ऐसी एपेलेट बॉडी है जो एजुकेटिंग ऑफिसर के ऑर्डर के बिहाफ अंगेंस्ट काम करती है। द फर्स्ट साइबर एपेलेट ट्रिब्यूनल इंडिया जो है वो फॉर्म किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे, अंडर सेक्शन 48(1) इसके लिए अप्लीकेबल है आईटी एक्ट का। और साइबर एपेलेट ट्रिब्यूनल इज नॉट गाइडेड या गवर्नमेंट बाय द कोड ऑफ सिविल लॉ, बट इट इज गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ द नेचर जस्टिस एंड पावर टू सिविल कोर्ट। इसको सिविल कोर्ट की पावर दी गई है, ये गवर्नमेंट के थ्रू काम नहीं करता है बल्कि ये कोर्ट के थ्रू, सिविल कोर्ट के थ्रू काम करता है। एंड साइबर एपेलेट ट्रिब्यूनल को कुछ पावर है किस तरह से चीजों को रेगुलेट करना है, या फिर कुछ सेक्शन डिफाइन है, सेक्शन नंबर 193 से लेकर 200 टू 88 तक, जो कोड और साइबर एपेलेट ट्रिब्यूनल से रिलेटेड है। अब इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, द कॉलिंग एंड बाइंडिंग अटेंडेंस टू पर्सन एग्जामिनिंग टू ओथ, डिमांडिंग टू डिस्कवरी प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट। देखो ये जो भी व्यक्ति ने अगर ऑनलाइन या ई गवर्नेंस के अकॉर्डिंग या ई कॉमर्स के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट यहाँ पे प्रोड्यूस वो कर सकता है, एविडेंस यहाँ पे बता सकता है, एंड विटनेस के थ्रू डॉक्यूमेंट को एग्जामिन करना, डिसीजन को रिव्यू करना, एंड कोई भी पार्टी डिफॉल्ट है उसको बुलाना, मैटर को यहाँ पे प्रेस्क्राइब करना, वो ये कोर्ट चेक करता है सारी इंफॉर्मेशन को। सो ऑफेंस एंड साइबर क्राइम जो है चैप्टर 11 ही पेपर में भी आता है, ऐसे कौन कौन से क्राइम हैं जो साइबर क्राइम्स में लिया गया है और आपके गलत चीजें हैं जो साइबर क्राइम्स में इंक्लूड करते हैं। फर्स्ट आता है टैंपरिंग विद द कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट। अगर कोई भी हम तथ्यों को छुपा रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, जानबूझ के ये चीजें कर रहे हैं ताकि हम बच सके, तो एक तरह का ये भी फ्रॉड होता है, एक तरह का ये भी फ्रॉड है, ये भी क्राइम है, और इस क्राइम के लिए 2 लाख तक पेनल्टी होती है। अगर हम टैंपरिंग विद द कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, चीजों को छुपा रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, अल्टर कर रहे हैं। दूसरा, अगर हम हैकिंग कर रहे हैं विद कंप्यूटर सिस्टम, सेक्शन नंबर 66 में डिफाइन है, कोई भी व्यक्ति अगर किसी हैकिंग कर रहा है, दूसरे सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर रहा है, डिलीट कर रहा है, अल्टर कर रहा है वहां पे हैकिंग करके, या इन्फॉर्मेशन को चोरी कर रहा है, तो ये भी क्राइम है, इसके ऊपर भी पेनल्टी लगाई जाती है। एंड रिसीविंग स्टोलन कंप्यूटर कम्युनिकेशन डिवाइस, अगर हम कोई भी कंप्यूटर जो है अंडर सेक्शन 66D के अकॉर्डिंग कोई भी कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन को चोरी कर रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को 1 लाख तक पेनल्टी यहाँ पे लगाई जाती है। अगर हम किसी के पासवर्ड या अदर पर्सनल इंफॉर्मेशन को चोरी कर रहे हैं, जैसे हम फ्रॉड के तहत पासवर्ड, डिजिटल सिग्नेचर, अदर यूनिक आइडेंटिफिकेशन किसी व्यक्ति की चुरा रहे हैं, वहां पे भी फाइन 1 लाख तक रहता है। अगर व्यक्ति चीटिंग कर रहा है कंप्यूटर रिसोर्सेज के साथ, सेक्शन नंबर 66D यहाँ पे डिफाइन है, और अप टू 1 लाख यहाँ पे फाइन लगता है। अगर कोई व्यक्ति पब्लिशिंग कर रहा है प्राइवेट इमेजेस को, एज 66E के अकॉर्डिंग कोई भी व्यक्ति पब्लिश्ड इमेज करता है पर्सन के प्राइवेट पार्ट्स का रिलेटेड, तो विदाउट एनी कंसेंट एंड नॉलेज, तो यहाँ 2 लाख का फाइन रहता है। एक्ट ऑफ द साइबर टेररिज्म, अगर साइबर टेररिज्म को हम बढ़ावा दे रहे, थ्रेटनिंग या किसी सिक्योरिटी ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग सिक्योरिटी के लिए खतरा है, इंडिया को खतरा है उससे, सॉवरेन जेनिटी को हम हार्म कर रहे हैं, इंटीग्रिटी को हम हार्म कर रहे हैं, तो यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट ऑफ द लाइफ है, मतलब पूरा आप जिंदगी जो है जेल पे रहेंगे अगर ऐसा कोई काम कर रहे हैं। अनदर पब्लिशिंग इन्फॉर्मेशन टू ऑब्सेंस टू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म अंडर 67, ऐसे कोई इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल फॉर्म पे हम पब्लिश कर रहे हैं जो उसके इंटरेस्ट से रिलेटेड नहीं है, जिसके या करप्टेड पर्सन है जो करप्शन कर रहा है ऑनलाइन, तो वो 1 लाख तक उसको फाइन रहेगा।
पब्लिशिंग इमेज टू सेक्सुअल एक्ट अंडर सेक्शन 67A, अगर सेक्सुअली कोई इमेजेस पब्लिश की जा रही है तो फाइन अप टू 1 लाख रहेगा। अगर चाइल्ड पोर्न प्री डेटिंग चिल्ड्रन ऑनलाइन सेक्शंस में हम उनको धकेल रहे हैं, ऑनलाइन पोर्न एक्टिविटीज में धकेल रहे हैं तो फाइन अप टू 1 लाख रहेगा। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए फेलर होते हैं 67C के अकॉर्डिंग, तो ये भी एक तरह का 3 साल तक में इंप्रिजनमेंट रहेगी अगर आपके पास कोई प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म का। फेलर रिफ्यूजल टू डिक्रिप्ट डाटा, अगर आप डाटा को मतलब फेलर हैं और डिक्रिप्टेड डाटा को रिफ्यूज कर देते हैं, वो प्रॉपर वे में रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं अंडर सेक्शन 69, तो 7 साल की यहाँ पे सजा है उसके लिए। तो ये आपका जो चैप्टर था आईटी एक्ट का, तो इसमें जो मेन है वो आपके चैप्टर वाइजेस हैं पेपर में। एक तो ऑब्जेक्टिव्स आते हैं ज्यादातर आईटी एक्ट के, एंड उसके ऑफेंस क्या है, उसके सिविल क्राइम क्या है, वो पेपर में जरूर आता है, तो एक बार आप जरूर इसको पढ़ के जाएं।